Hi friends, welcome to my YouTube channel Education Wire. Today we are going to start a new lecture series for the standard 10th. Okay, I am going to cover the whole syllabus for the 10th standard. Okay, so let's begin. फ्रेंड्स, आपको हिस्ट्री में इस साल टोटल 9 चैप्टर्स है. ओके, और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है उसमें आपको 5 चैप्टर्स है. तो टोटल आपको एसएस के सिलेबस में 14 चैप्टर्स होने वाले हैं. तो इसी के साथ इस वीडियो सीरीज़ के साथ मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड करूँगा. तो उससे हमको पता चलेगा कि कितने चैप्टर्स में से कितने मतलब कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है, किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया गया है क्वेश्चन पेपर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के. ओके, तो मैं इस 9 चैप्टर्स को तो मैं कवर करूँगा ही, प्लस जो आपका पॉलिटिकल साइंस के जो 5 चैप्टर है उसको भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में कवर करूँगा. ओके, सो स्टिक विथ मी फॉर द कमिंग वीडियोस. तो हम लोग अभी इस पहले वीडियो में इस पहले टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट फॉर द वीडियो. लेट्स स्टार्ट तो चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट द वेस्ट. अरे भाई, पहले ही कौन सा वर्ड इतना आ गया, डोंट वरी. तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज रिटन, कैसे लिखी गई है हिस्ट्री, फॉर उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. इंक्लूडिंग द मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन यूज बाय हिस्टोरियंस. ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, तो फॉर दैट what were the developments happened in the west while writing the history used by the historians. okay, तो उसमें हम लोग 4 पॉइंट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. थर्ड वन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. तो फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स इसमें मेंशन किए गए हुए हैं इस चैप्टर में. ओके, वी आर गोइंग टू सी ऑल द 4 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, वी विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग और स्टडीज़ होता है वो कैरिड आउट होता है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी okay of the past events and their interconnection. it's a continuous process. हम लोग जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, राइटिंग्स देखते हैं या स्टडीज़ देखते हैं, वो एक क्रोनोलॉजी में होती है, राइट. उसको हम लोग क्रोनोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं. बिकॉज इफ़ वी मिस सम पार्ट ऑफ इट तो हिस्ट्री जो हमको अभी पता है वो प्रॉपर हमको नहीं पता चलेगी, राइट. तो इसके लिए उसका एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है, उसका कुछ इंटरकनेक्शन होना ज़रूरी है. ओके, इट्स एन कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट. बट साइंस में कैसा होता है, इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंस वी फॉलो द एम्पेरिकल मेथड. एम्पेरिकल मेथड मीन्स व्हाट, इट्स अ रिसर्च मेथड दैट वी डू इन द लेबोरेटरीज. ओके, ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. इन दैट लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली. ओके, साइंस में ऐसा हो सकता है, बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट्स मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी, राइट. हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज़ दैट लेबोरेटरी मेथड फॉर दैट. बिकॉज वैसा क्यों, वी आर नॉट प्रेजेंट इन हिस्टोरिकल टाइम. ओके, राइट, वी आर नॉट प्रेजेंट इन हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस. हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं वो हम लोग उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉस दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस. दैट्स वाई हम लोग इसमें हमको प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन, एक रिसर्च, एक स्टडी और एक राइटिंग को हमको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना होता है. ओके, इस सब के लिए हमको क्या लगेगा, फॉर दैट वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द नॉलेज and script of historical document. That person can read that order and understand its meaning. That's why we need an expert, right. Also the expert
कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी, भाई वो डॉक्यूमेंट तो सही है ना. इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड, नॉट प्रॉपर, नॉट मेंशन इन द क्रोनोलॉजी, तो उस हिस्ट्री का कोई, फिर वो हमको हिस्ट्री प्रॉपरली समझेगी नहीं, राइट. तो बाय यूजिंग द क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, author style of writing, manufacturing date, type of paper, stamp of authorities. ओके, मीन्स किस प्रकार से वो लेटर लिखा गया है. जो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ को भी स्टडी करते हैं. हाउ द लेटर इज़ रिटन, एक फॉर्मेट होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को स्टडी किया जाता है. जो उस राइटिंग को लिख रहा है उनकी स्टाइल कैसी है, व्हाट द वर्ड्स, स्पेसिफिक सिम्बॉल्स ही इज़ यूजिंग. मैन्युफैक्चर जब भी मतलब वो लिखा गया है उसका डेट क्या था, कौन सा पेपर यूज़ किया है. स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, किसका, कौन पर्सन उधर अथॉरिटी दे रहा है, मतलब किसका सील सिंबल है उस पेपर पे. फिर उसी डॉक्यूमेंट को आगे स्क्रूटिनाइज करते हैं कौन, जो हम हिस्टोरियंस के बारे में बात कर रहे हो. विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, दे यूज द रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. ओके, we are going to study with the help of this mind map what is the historical research method while writing the history. What important points we are to study. Firstly, we have to examine relevant references, okay, of the available historical information. That will be the first point, okay, first method. Then we have to collect historical informations. We have to highlight the process that will lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. उसके बाद we have to understand the references regarding the time and space of the given historical events. Also various conceptual framework that were used in historical research method. Okay. Fourth point is we have to formulate relevant questions, okay, in view of the historical references. Then we have to come to the hypothesis. We have to formulate the hypothesis. मीन्स फॉर हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, मैं समझो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन है, मीन्स दैट इज़ नॉट एक्चुअली 100% ट्रू. ओके, स्टिल वी हैव टू, एक हमको स्टोरी बनानी है. ओके, तो हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग but has not yet been found to be true or correct. We have to just formulate that. Okay. Next, the last point, critically examining of various sources of history. While writing something on history, we have to examine the various sources of the history for the given topic or for the given empire, kingdom. हाँ, उसको हमको क्रिटिकली एग्जामाइन करना पड़ेगा. उसके अलावा हम लोग प्रॉपरली एक हिस्ट्री एक टॉपिक के ऊपर नहीं लिख सकते. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy. Epigraphy means study of inscriptions. Okay, this type of inscription. उसके स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं. ओके. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, आपको मैंने वो बताया था जो पिछले पेज में एक वर्ड यूज़ किया है. द एक्सपर्ट एग्जामाइन the lettering style also. Okay, author style of writing भी, तो that also. तो numismatic means study of coin. हाँ, which kingdom means which coin has arrived from which kingdoms. उसके ऊपर images कौन से है, means किसी भी DT के है क्या, या किसी बोट के है, objects के है. Okay, that means numismatic. Genealogy means study of lineage. Lineage means for example एक कोई राजा है, for example चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद कौन राजा बने, फिर उनके बाद उनके बेटे राजा बने, ऐसा means for that we call as study of lineages. Okay. Our first topic is tradition of historiography. Tradition of historiography. In the introduction we have already learned about this. Means for writing something about the historical events, an historian, he researched. Okay, he critically examined the historical sources, he
writing the historical narratives. He writes the historical narratives. Those who write the history, about the history, the writing of critical historical narrative is known as historiography. This also we know. A scholar, the person who writes such a narrative, is an historian. Okay, we already learn about this in the introduction part only. Okay, now historian जो होता है, he cannot include every past event अपने राइटिंग में, अपने नरेटिव में, और हर एक इवेंट को कवर नहीं कर सकता है. उसका एक उसने एक फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया होता है. वो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर नरेटिव्स लिखता है. मीन्स व्हाट, द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स adopted by the historians often depends upon the conceptual framework that he adopted. Okay, according to that he writes the history, he writes the narratives. His style of writing is determined means what, किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट्स डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क adopted by him. नाउ क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. तो द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, वो इतना प्रिवेलेंट नहीं था. वो इतना वाइड, प्रिवेलेंट का मतलब क्या है, इतना वाइड स्प्रेड नहीं था. ओके, कभी एंशियंट सोसाइटीज़ में ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज नॉट प्रिवेलेंट. प्रिवेलेंट का मतलब है वाइड स्प्रेड. सो दैट डज नॉट मीन दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम. ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था कि कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा उनको नहीं पता था. बट दे वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. ओके, कि उनको पता, उनको ऐसा बोलते ना कि हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता या हमको नहीं, मुझे नहीं मालूम करना, ऐसा नहीं है. दे वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड वेलोर का मतलब जो बहादुरी है, ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. दे एंशियंट पीपल फेल्ट द नेसेसिटी, कि उनको ऐसा लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर थे, उनकी बहादुरी क्या थी, हाउ दे वर ब्रेव, वॉरियर्स कैसे थे, क्या थे, वो सब स्टोरी उनको आगे के जनरेशन को पता होनी चाहिए, ऐसा उनको लगा. एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स. Okay, like what? Cave paintings, storytelling, singing songs, ballads. Ballads means what? कि एक लॉन्ग फॉर्म होता है स्टोरी या सॉन्ग का या पोयम का, उसके द्वारा किसी भी एक इवेंट की स्टोरी बताना, उसको बोलते हैं ballads. ओके, फॉर दिस पर्पज एंशियंट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज दिस मीन्स, यूज दिस टाइप ऑफ मीन्स टू कम्युनिकेट देयर स्टोरीज. These traditional means are looked upon as the source of history in the modern historiography. Okay, हे जो ट्रेडिशनल मीन्स है उसको देखा गया एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. Okay, now this is clear. We have completed the first point of the tradition of historiography. Okay, now we will move on to the modern historiography. Before that हम लोग इसको कवर करते हैं, डू यू नो को. ओके, ये जो इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, ओके, फोटो में एक छोटा सा फ्रैगमेंट है. ओके, एक बड़े टुकड़े का. हाँ, इट्स एन फ्रैगमेंट पीस ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन. इसमें क्या दिखाया गया है कि सोल्जर्स आर मार्चिंग फॉरवर्ड. ओके, दे आर मार्चिंग फॉरवर्ड्स, और उनका जो जनरल है वो आगे खड़ा है उस सब सोल्जर्स के. ओके, सब सोल्जर्स के आगे खड़ा हुआ है, वो उनका जनरल है. ओके, जनरल इज इन द फ्रंट साइड एंड द सोल्जर्स आर होल्डिंग द शिल्ड्स एंड स्पीयर. ओके, वो हमको दिखाई दे रहा है, राइट. ये जो ट्रेडिशंस है कि रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स, हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं बैक टू द समर सिविलाइजेशन. समर सिविलाइजेशंस मतलब कभी का इट वॉज अराउंड द 4000 to 4500 BC, बिफोर क्रिस्ट. इस टाइम का
रिकॉर्डिंग्स है, ओके। और ये जो सिविलाइजेशन था ये दो रिवर्स के बीच में था, ओके। एक टिग्रिस रिवर एंड द यूफ्रेट्स रिवर, ये दोनों रिवर्स के बीच में का एक सिविलाइजेशन लोकेटेड हुआ है। द नेम्स ऑफ समोरियन किंग्स एंड द स्टोरी ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम, उसको प्रिजर्व किया गया है इन वेरियस इंस्क्रिप्शंस। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो कि मैंने बताया, इट वाज द between these years, okay. It records a battle fought between two kingdoms. अभी ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो फ्रैगमेंट हमको दिखाया गया है, उसको प्रिजर्व करके रखा है लवरी म्यूजियम में फ्रांस में, ओके। इट इज़ लोकेटेड इन द म्यूजियम इन फ्रांस, ओके। Okay, now we will come to our second point, that is the modern historiography. In that we are going to study the four main characteristics of modern historiography, okay. So first one is that its method is based on scientific principle. Me it's begin with the formation of relevant questions. Second point ऐसा है, ये जो भी कुछ क्वेश्चंस है, ओके, ये जो रिलेवेंट क्वेश्चंस जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में जो बताए, वो जो क्वेश्चंस है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। मीन्स व्हाट, दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स मीन्स व्हाट, कार्य, जो भी व्यक्ति ने जो कार्य किए हैं, जो भी काम किया है उसने अपने लाइफ टाइम में, डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। एक व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में जो भी काम किए हैं उसके बारे में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते, ओके। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इन दोनों के बीच में का इंटर रिलेशन नहीं है, इन दोनों ने क्या कार्य किए, क्या कर्म किए, उसके ऊपर नहीं है। दिस क्वेश्चंस आर नॉट डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, ओके। यहाँ तक क्लियर है, दो पॉइंट्स। तीसरा जो पॉइंट है, फिर इसके आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो भी फर्स्ट दो पॉइंट्स में क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स, उस क्वेश्चंस के आंसर्स, इट विल बी सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। ऐसे कुछ भी आंसर्स नहीं होंगे, उसका एविडेंस होगा, ओके। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ, हिस्ट्री एक ग्राफ प्रेजेंट करती है एक व्यक्ति की लाइफ टाइम की जो जर्नी है, इस व्यक्ति ने क्या किया, क्या कार्य किए, क्या वॉर लड़ी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किया, कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ किया, कुछ स्किल वर्क किया, उस व्यक्ति का एक ग्राफ डिटरमाइन करती है, बताती है। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ humans mankind journey with the help of past human deed, ओके। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर है। ऐसा बताया जाता है, इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक, इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। उसके जो रूट्स है वो हमको कहाँ पे मिलते हैं, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग, जो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटर्स है उनके किताबों में देखने को मिलता है, ओके। अभी हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ओरिजिनली ग्रीक टर्म है, ओके। जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, उन्होंने 5th सेंचुरी BCE में इसका यूज़ किया है फर्स्ट टाइम। उनके बुक का जो टाइटल था उसमें मूव टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप and historiography, okay. Now we'll look into this third point. Till the 18th century, हाँ, तो उसके पहले मैं आपको 18th सेंचुरी मतलब कौन सा पीरियड, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। 18th सेंचुरी मीन्स व्हाट, द पीरियड ऑफ फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1st Jan 1701 to 31st December, right, 1800. This period will call as the 18th century. Clear?
Till the 18th century, Europe had achieved remarkable progress in the field of philosophy and science. अभी जो scholars थे had come to believe in the possibility of studying social and historical truth by applying the scientific methods. Okay, यहाँ तक clear है? Now the philosophical discussions were more focused on objectivity in history and historiography. पहले के डिस्कशंस अलग हो रहे थे, तो अभी इनका जो फिलोसॉफिकल जो डिस्कशन हो रहा था, तो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, मीन फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज रूलिंग अ सर्टन किंगडम, तो उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या था, वाई ही वॉज रूलिंग, व्हाट्स वर हिज प्लान, व्हाट वर द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी जो द डिस्कशंस वर मोर फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियोग्राफी. ओके, नाउ द शिफ्ट हैज कम इन द डिस्कशंस. नाउ prior to the 18th century, before the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena, भगवान के बारे में. Okay. However, gradually this scenario began to change. Okay. In 1737, the Göttingen University was founded in Germany. उस यूनिवर्सिटी ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चालू किया हिस्ट्री के ऊपर. लैटर ऑन अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज. ओके, वी विल स्टार्ट फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. इट्स ऑन नोटेबल स्कॉलर्स. ओके, चलो लेट्स बिगिन. In this topic, we will see the contribution of many scholars are important for the development of historiography, but we will have a look at the contribution of few notable scholars in this chapter. Okay, बहुत लोगों ने contribute किया है, then only we are getting to know the history in a proper way. फिर उसमें जो first है in this, it's a René Descartes. René was the first among the scholars who insisted on verifying the documents that the historical documents are properly or not reliable है कि नहीं. He insisted on verifying the reliability of the historical documents. By what means? By critically examining them. Properly हमको examine करना है, then only हमको उस पर भरोसा रखना है. Okay. Among the rules given by him in his book Discourse on the Methods, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. He said that never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. जब तक हमको सब चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक हमको उस चीज़ पे भरोसा नहीं करना है. Till all the grounds of doubt are not excluded. जब तक exclude नहीं होते तब तक हमको किसी भी historical facts पे भरोसा नहीं करना है, as said by the René. Okay. The second one is the Voltaire. What he said? Voltaire का जो नाम था, original name was the Francois Marie Araud. He was a French. His points were so important because he said, आप बाकी के जो चीज़ें हैं तो उसको importance तो देते ही हो. He said that while considering other things, we should be more focused, or also we should give the equal importance in the historiography. That points are social. We should also consider the social traditions, trade, economy, agriculture. We should go to these points also. We should also equally give importance in the historiography to these points. Okay. It gives rise to the thought that understanding aspect of human life is important for historical writing. इससे हमको क्या पता चलेगा, एक ह्यूमन लाइफ का जो एक्सपेक्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमको इन पॉइंट्स के वजह से हमको मालूम पड़ेगा. व्हाट वर द सोशल ट्रेडिशंस, हाउ द ट्रेड्स वर डूइंग इन द एशियन टाइम्स, इकोनॉमी कैसी थी एक पर्टिकुलर एम्पायर की, किंगडम की, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, मीन्स वहाँ पे दे वर रेन फेड,
इरिगेशन सिस्टम कैसा था, वेल्स थे कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए while narrating the history. Okay, thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Okay, it's an important point, please note, we should mention while writing about the Voltaire in the answer. Okay, now we will move on to the next scholar, is the George Wilhelm Friedrich Hegel. Okay, he was a German philosopher. Okay, Hegel was a German philosopher. He insisted that historical reality should be present in a logical manner. Okay, he said हिस्टोरिकल रियलिटी जो भी है वो प्रेजेंट होना चाहिए, लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट, मतलब उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. ओके, जो भी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो टाइमलाइन होती है वो एक इंडिकेट करती है प्रोग्रेस का. ओके, ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम. ओके, वो एक टाइम के बाद चेंज होती रहेगी उसका प्रेजेंटेशन, एज अ न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ. ओके, जैसा जैसा एविडेंस मिलते रहेगा हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसका प्रेजेंटेशन चेंज होता रहेगा समय के साथ. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced, okay, they were convinced that historical methods were not of lesser quality. They were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. Okay, the collection of his lectures and article is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason in History is well known. Okay, you should, while writing the answer, you should mention these points. Okay, now we will move to the next scholar. That's a Leopold von Ranke. Before going to Leopold von Ranke, I will explain this also to you. According to Hegel, उनका ऐसा बोलना था कि एवरी एक्सपेक्ट हैज़ अ 2 पॉइंट्स, मतलब हर एक चीज़ को, हर एक स्टोरी को 2 पॉइंट्स होते. ओके, मीन्स व्हाट, कि इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड. मीन्स व्हाट, हर एक स्टोरी का 2 पॉइंट ऑफ डायरेक्शन हो सकता है in terms of 2 different opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites, means true, false, good, bad. In order to understand this, similarly, good and bad, this method of analysis, which is based on opposite, is known as dialectics. उसको बोलते हैं dialectics. इस theory में उसको बोलते हैं, in this method a theory is proposed at the beginning, उसको बोलते हैं thesis. जो उसका opposite आएगा उसको antithesis बोलते हैं. After a thorough logical discussion of both, a new thesis proposed. एक लॉजिकल डिस्कशन होने के बाद दोनों के ऊपर, एक थेसिस के ऊपर और एंटीथेसिस के ऊपर, एक नया थेसिस प्रपोज किया गया, उसको बोलते हैं विच इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ, राइट, द थेसिस एंड एंटीथेसिस. दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस उसको बोलते हैं सिंथेसिस. ओके, है ऐसा हेगेल का पॉइंट था. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स न्यू स्कॉलर लियोपोल्ड वॉन रैंके. उनका बोलना है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th century was greatly influenced by the thoughts of लियोपोल्ड. उनके थॉट से इन्फ्लुएंस होता है, जो कि थे बर्लिन यूनिवर्सिटी के. ही spoke about the critical methods of historical research. Okay, he put emphasis on the, or he given utmost importance of the information gathered through original documents. उनका बोलना था कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देना चाहिए. ओके, he also stated that all types of documents associated with the historical events need to be examined with greatest care. मतलब ऐसे नहीं कि हम लोगों ने खाली उसको रेफ़र किया और कुछ तो भी पॉइंट्स मांडा और हमने हिस्टोरिकल स्टोरी के ऊपर नरेटिव दिया. नो, ही सेड टू
the historical documents or events need to be critically or examined properly with the greatest care. Okay, हमको जो भी historical references लेने हैं वो original document से ही लेना चाहिए. Okay. Afterwards, he believed that this method it was possible to reach the historical truth. इन सारे मेथड से ही हम लोग हिस्टोरिकल ट्रूथ पे जा सकते हैं. ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. उनका उनका बोलना था स्ट्रांगली, एक वो क्रिटिसाइज करते थे, वो उसके अगेंस्ट थे कि हम लोग इमेजिनेशन के बेस पर हिस्टोरिकल नरेशन नहीं देना चाहिए, उससे हिस्ट्री गलत आ सकती है, स्ट्रॉन्ग नरेशन आ सकता है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री प्लेस हो सकती है. ओके. कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश इन 2 बुक्स. उनका नाम था द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. ओके, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके, इनके बारे में इनके जो पॉइंट्स है उसको अच्छी तरीके से लर्न करो एंड यू शुड राइट दिस पॉइंट्स इन योर आंसर while writing the particular question of that topic. Then जो अभी सेकेंड जो आगे के जो स्कॉलर है, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. उनका नाम है कार्ल मार्क्स. ओके, उन्होंने क्या बोला और उन्होंने जो भी कुछ मेंशन किया, ही मेंशन दैट इन द लैटर हाफ ऑफ द 18th century, sorry, in the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view of the new thesis formulated by Karl Marx. इन्होंने जो भी कुछ मेंशन किया, that he mentioned in the latter half of the 19th century. Okay, इनका जो बोलना था, हिस्ट्री जो है कुछ एब्स्ट्रैक्ट, इट वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, किसी आइडिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक ट्रू स्टोरी है, एक लिविंग बीइंग के ऊपर, एक आदमियों के ऊपर, एक इंसानों के ऊपर. It was about living people. Human relationship are shaped by the fundamental needs of the people. कुछ ऐसे human relationships जो shape किए जाते हैं लोगों के गर्ज अनुसार. Okay, according to the people's need, and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. लोगों की गरज पूरी करने के लिए प्रोडक्शन किए जाते हैं, as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. Okay, to fulfill the needs of the peoples. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. मतलब हर एक की गरज जो नीड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होगा. किसी को समझो जो नीचे का क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके बेसिक नीड्स फॉर एग्जांपल फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है. द सेम नीड्स ऑफ द अपर क्लास पीपल्स दैट कैन बी द लग्जरियस आइटम फॉर देम. ओके, उनका बोलना था जो एक्सेसिबिलिटी है ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन. ओके, हर एक की गरज अलग हो सकती है. दिस इनइक्वलिटी कॉजेज अ डिवीजन इन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस. उसी का उनका बोलना था जो इनइक्वलिटी होती है हमारे सोसाइटी में, उसी से क्या होता है, डिवीजन हो जाता है सोसाइटी में. मतलब कि लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास. ओके, दिस इज़ द रीज़न दैट कॉज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस. फिर उसी से एक क्लास स्ट्रगल चालू हो जाता है. उनके अनुसार human history is a history of class struggle. Okay, this is the important point of the scholar Karl Marx, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. मतलब जो क्लास के पास means of production का जो भी sources है, मतलब एक समझो अपर क्लास है, वही पूरा means of production को होल्ड करके बैठा है. that class exploits the lower class. Okay, because this class holds the production, holds the prices. मतलब वही डिसाइड करेगी कि हमको इसका क्या प्राइस रखना है, अकॉर्डिंग टू द लोअर क्लास pays that price. Okay, तो he says that the means of production economically exploits the rest of the class. The Das Capital,
treatise written by him is the most referred book all over the world. Okay, these are the points important of this scholar that the name is कार्ल मार्क्स. ओके, आप इसको ठीक से रिवाइज करिए. आगे का टॉपिक है एनालिस स्कूल. ओके ओके, एनालिस स्कूल. Before that, we have seen what the historians have written in the 18th century. Likewise, we have seen in the 19th century what they have said about the histories of the past events. Now, we are going to see that historians what they have said about the history in the 20th century. On the onset, at the onset of the 20th century, onset means at the beginning. Okay, एक नई स्कूल चालू होती है. एक न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोजेस इन द फ्रांस. They have given a new angle to the historiography. New angle means what? A new direction to the history writing. Okay, new direction to the history writing. It was recognized now that the history is not only about political events, kings, great leaders, politics, diplomacy, and war, but also about climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective psychology, etc. in the historical times. Means हम लोग जो पहले बाकी की चीज़ों को इम्पोर्टेंस जितना दे रहे थे, हमने अभी उसको इन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि हम वी शुड नो अबाउट द क्लाइमेट, कि पहला क्लाइमेट कैसा था, उधर का क्लाइमेट कैसा था, उस रीजन का, उस एम्पायर का, उस किंगडम का, वहाँ के लोकल पीपल क्या, व्हाट दे वेयर, व्हाट दे, मतलब जो ऑर्नामेंट कपड़े क्या डालते हैं, ऑर्नामेंट्स क्या डालते हैं. ओके, लोकल पीपल कैसे है, कैसे सर्वाइव करते हैं, स्किल्ड पर्सन कैसे, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल कौन से एम्पायर में राइस है या वीट है या बाकी की चीज़ें, वो भी सब मालूम. उधर का ट्रेड कैसा होता है, टेक्नोलॉजिकली उन लोग एडवांस थे क्या, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ दे वर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. ओके, सोशल डिवीजन थे क्या, नहीं थे, उनके बारे में हमको मालूम पड़ना चाहिए. एंड द कलेक्टिव साइकोलॉजी, हाउ वाज द साइकोलॉजी. ओके, इन सब चीज़ों के भी बारे में हमको मालूम होना चाहिए. दैट स्टार्टेड अरोजेस इन फ्रांस ऑन द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी. इस टॉपिक में उस चीज़ों को डिस्कस किया गया है. ओके, उन स्कूलों ने, एनालिस स्कूल ने. तो ये जो स्कूल है, इट वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन. ओके, दिस वॉज द टॉपिक अबाउट दैट. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स. अभी तक हम लोग जो भी हिस्ट्री देख रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेल. ओके, तो हमको अभी जो हिस्ट्री हम लोग रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन ऑल्सो. इट वॉज डन बाय द सिमोन. ओके, इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म. शी वॉज अ फ्रेंच. द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of history. It drew historical research to focus in depth on various aspects of women's life. उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल रिसर्च का जो फोकस है वो डेप्थ में वुमेंस लाइफ के भी ऊपर होना चाहिए. सच एस उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा था, किधर कुछ काम कर रहे थे क्या, आइदर दे आर वर्किंग, देयर रोल इन द ट्रेड यूनियन, व्हाट वाज द रोल इन द ट्रेड यूनियन ऑफ अ वुमन, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर द कॉज, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन थे क्या जो वुमेंस के लिए काम कर रहे थे, देयर फैमिली लाइफ, हाउ वाज देयर फैमिली लाइफ इन द हिस्ट्री एक्सेट्रा. इन चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज या हिस्ट्री को हम लोग ने फोकस, हम हिस्टोरिकल रिसर्च में उसका डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए. ओके, इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. ओके, इस पॉइंट को हमने अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहिए और इसको भी मेंशन करना चाहिए अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. ओके, वी विल लुक माइकल फोकॉल्ट. He is a French historian of the 20th century. He brought forth a new concept in historiography,
that he mentioned in his book Archaeology of Knowledge. He argued about the prevailing practices. Prevailing means that जो कि already थी, जो historian follow कर रहे थे. He argued about that practice of arranging historical events in chronology order. He said that it's not right. ही ड्रीव अटेंशन, सबका फोकस उन्होंने बोला कि इन चीज़ों पे होना चाहिए, टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजैक्शन. उन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो लिखी जा रही है उनका अटेम्प्ट होना चाहिए कि एक्सप्लेन करना कि जो कुछ वेरियस ट्रांजिशंस है हिस्ट्री में उनको जो कि पास्ट में हुए हैं, ओके, दैट वर हैपेंड. ही फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जो भी कुछ हिस्ट्रियों में ट्रांजिशन हुआ है, जो चेंजेस हुए, उसको एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है. इस मेथड को ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. He subjected that so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorder, science of medicine, what were the prison administration, etc. to historical analysis. Okay, these were the points that he highlighted. Okay, thus the scope of historiography kept continuously expanding. Means what? History of various subjects like literature, architecture, sculptures, drawing, paintings, music, dance, drama, films, television came into practices. Okay. We have completed this chapter in detail. If you still have some questions in your mind, please let me know in the comment section. I am going to upload like these chapters in the upcoming videos. Okay.